नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और सबसे पहले देख लेते हैं नॉन एग्री मार्केट का हाल। अगर नॉन एग्री मार्केट की चाल देखें तो आज नेचुरल गैस जहां सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर पिछले 2 सत्रों में हम देख रहे हैं कि शाम के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखती है। आज फिर से शुरुआती दौर में सोने और चांदी दोनों पर दबाव दिख रहा है। हल्की हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। 1,13,350 के करीब चांदी है। सोने की चाल अगर देखें तो 1,01,100 रुपए के ऊपर है। कल हमने अक्टूबर वायदा में नया रिकॉर्ड बनते देखा था, हालांकि कल अगस्त वायदा की एक्सपायरी थी। अब अक्टूबर में जो नया रिकॉर्ड बनेगा उसे हम काउंट करके चलेंगे। क्रूड की चाल देखें तो 4 सत्रों की गिरावट के बाद आज यहां पर तेजी है। बेस मेटल सपाट है, हल्की तेजी जिंक और एल्युमिनियम में है। कॉपर और लेड यहां पर भी मामूली तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और नवनीत दमानी हैं ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए आपके पास आऊं उससे पहले किसानों के लिए एक संदेश ये है कि जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें, अपना वीडियो बनाएं अपने खेत का और हमें अपना वीडियो बनाकर भेजें। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान की आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाई जाए। खेती किसानी से जुड़ी हुई वीडियो बनाएं। अपना वीडियो आप 9136934065 पर भेज सकते हैं और हर दिन शाम के सत्र में हम किसानों का ये वीडियो दिखाते हैं या जो फुटेज भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसके जरिए भी हम लोगों से शेयर करते हैं। वहाँ की लोकल अथॉरिटी और सरकार से अपील करते हैं कि किसान की इन दिक्कतों को दूर किया जाए। चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ। दिनेश जी, सोना और चांदी शाम के सत्र में तो काफी एक्शन के मूड में दिखती है। शुरुआती कारोबार में सुस्त हो जाती है। आज किस तरह की चाल की उम्मीद करनी चाहिए सोने और चांदी दोनों में? जी बिल्कुल, अगर हम इसका एक ब्रॉड व्यू देखते हैं तो 97,800 से लेके निरंतर 1,01,570 तक का लेवल गोल्ड ने छुआ है। निचले स्तर से करीब करीब 3,500-4,000 रुपए की तेजी उसमें आई है। वहां से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। बट एक बात देखने लायक है इसमें कि करीब करीब 2 दिन हो गए ये 1,05,50 के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है, जो इसका प्रीवियस और बड़ा ब्रेकआउट था। मेरे लिहाज से थोड़ा सा डिप अगर इन लेवल से कहीं मिलता है 1,08,050 तक के, तो वहां पर एक बार गोल्ड में दोबारा बाइंग लौट कर आ सकती है। 1,04,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और दोबारा मुझे लगता है कि शाम के सेशन में नया हाई ये बना सकता है, जो टारगेट होना चाहिए 1,01,560 रुपए का। तो आपको लग रहा है कि 1,01,800 नया हाई बनते आप गोल्ड में देख रहे हैं। चांदी में क्या उम्मीद कर रहे हैं सोमानी जी? सिल्वर भी काउंटर इनिशियली बिल्कुल स्ट्रांग ही है। निचले स्तर जो 1,09,000 के लेवल्स बने थे वहां से 1,13,000 का लेवल आ चुका है। ऑलमोस्ट 4,000 रुपए की तेजी आई है। कुछ यहाँ से 200-400 रुपए अगर घटता है 1,13,000 के आसपास, वहां पर बाइंग करनी चाहिए। 1,14,300 का पोटेंशियल इसमें अपसाइड मुझे नजर आता है और 1,12,000 का एक मजबूत बेस सपोर्ट है कि इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 1,12,000 आज बेस सपोर्ट दिख रहा है। अगर भाव करंट भाव से चांदी थोड़ी नीचे आती है 1,12,850 से लेकर 1,12,930 के बीच में खरीदने की सलाह है सोमानी जी की। 1,14,200 का टारगेट है और 1,12,000 का स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप बताइए नवनीत जी, आपकी राय क्या बन रही है सोने और चांदी में इस तेजी के बाद? अब हमने लास्ट 2-3 दिनों में देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही एक अच्छे रिबाउंड की तरफ दिखते हुए नजर आए हैं। बट अगर लास्ट 2 हफ्ते में देखें तो दोनों में एक रीजनेबल करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने मिला था। अब व्हाट लेड टू दिस तेजी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं जिसके चलते वापस एक अनसर्टेनिटी या असमंजस वाला माहौल बना, जिसके चलते मार्केट फिर पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है और रुपी में जो डेप्रिसिएशन है वो भी बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर रहा है इन दोनों ही कमोडिटीज के लिए। मेरे हिसाब से आज की आरबीआई पॉलिसी मीट के बाद रुपी किस तरह से बिहेव करेगा वो देखने लायक रहेगा। अगर रुपी में थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आता है तो आपको ये दोनों ही कमोडिटी निचले लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। जैसे सोमानी जी ने भी कहा कि बाइंग दोनों में ही है, पर बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो मैं गोल्ड में 1,08,000 रुपए के आसपास बाय की स्ट्रेटेजी बनाना चाहूंगा। 1,04,50 का स्टॉप रहे हैं एंड 1,01,500 तक का टारगेट ऊपर में देखने मिल सकता है। साथ ही साथ चांदी में भी बुलिश मोमेंटम है और 1,12,500 के रेंज में मिले तो ज्यादा बेहतर एंट्री लेवल रहेगा। मात्र 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए ना, अपसाइड में आपको 1,15,000 तक के टारगेट फिर से देखने मिल सकते हैं। चलिए गोल्ड सिल्वर की बात हो गई। कच्चे तेल को अगर देखें तो आज यहां पर तेजी है। 4 दिनों के बाद ये तेजी लौटी है, करीब 0.5% की तेजी है।
5,750 के ऊपर MCX क्रूड भी है। सप्लाई की अगर बात करें तो भारत रूसी तेल इंपोर्ट में कटौती कर सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं और टैरिफ की धमकी देकर वो चाह रहे हैं कि लगातार ये दबाव बनाया जाए। यूएस क्रूड स्टॉक की बात करें तो एपीआई के जो नंबर थे उसमें क्रूड स्टॉक में 42 लाख बैरल की कमी आई है, जो बाजार के अनुमान से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। नवनीत जी, कच्चे तेल की राय क्या है, क्या करना चाहिए? 5,760 पे करंट भाव है, इस लेवल पे क्या करें, खरीदें या अभी रुकें? वेल विश्वनाथ जी, 3 दिन में हमने प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा कच्चे तेल में, और लगभग 6,000 के स्तर से ऑलमोस्ट 5,750 के स्तर तक आ चुका है कच्चा तेल। इंटरनेशनल टर्म्स में देखूं तो मैं लगभग $65 के आसपास WTI ट्रेड करा है, वो कि बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर क्रूड ऑयल। एक ड्राइविंग सीजन जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है इस साल। दो सीजन खराब होने के बाद इस साल बहुत ही अच्छा यूएस में ड्राइविंग सीजन है, डिमांड काफी स्ट्रांग है। हमने यहाँ पे गैसोलीन के जो आंकड़े हैं वो काफी हद तक गिरते हुए देखे, और कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री आई वो भी सपोर्टिव है प्राइसेस के लिए। तो निचले लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और मैं बाय की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाना चाहूंगा। करंट मौजूदा भाव के आसपास 5750 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 5690 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग आपको 100 से 125 रुपए का अपसाइड यहाँ से देखने मिल सकता है। 100 से 125 की अपसाइड देख सकता है। सोमानी जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या कच्चे तेल में? जी, मुझे लगता है यहाँ से 30 से 40 रुपया क्रूड गिरना चाहिए, 5710 का लेवल आना चाहिए, वहीं से ही बाइंग दोबारा लौट कर आ सकती है। ऑप्शन के दरमियान आप 5700 की जो कॉल है करीब जो 175 रुपया भी चल रही है, मेरे हिसाब से 150 के आसपास बाय करना चाहिए। 150-55 के दरमियान बाय करके ऊपर मुझे लगता है 205 210 के इसमें अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं और 115 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नेचुरल गैस में आज 2% की गिरावट है, 260 के आसपास आ चुका है। सोमानी जी, यहां पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या ऑप्शंस में, एनजी में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है प्राइसेस यहाँ थोड़ी सी स्टेबलाइज होती नजर आती है। मुझे 255 का एक बेस बना के चलेगा नेशनल गैस, और ऊपर में 274 280 के लेवल्स एक बार दोबारा दिखा सकता है। ऑप्शंस के बदले मुझे लगता है स्पेशली 260 261 के आसपास नेशनल गैस डायरेक्ट बाय करना चाहिए। मात्र 254 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 274 के अपसाइड टारगेट आप देख सकते हैं। तो आप क्या बता रहे हैं नेचुरल गैस में? नवनीत जी, आपकी राय क्या बन रही है यहां पर? पहले की एक रीजनेबल फॉल हम नेचुरल गैस प्राइसेस में आते हुए देख चुके हैं। यहाँ पर करीब करीब 310 के स्तर से प्राइसेस गिरते हुए 260 तक आ गए थे, और कल के सत्र में हमने एक रिबाउंड देखा था जहाँ पे प्राइसेस 3 से 4% ऊपर थे। मेरे हिसाब से मेंटेनेंस एक्टिविटी जो अनाउंस हुई थी लास्ट वीक में वो थोड़ी पूरी होती हुई नजर आई है, और कल से वापस एक्सपोर्ट चालू हो गए हैं, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़ा सा वापस पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर 255 का लेवल नहीं टूटता तो यहाँ से हम फिर से 270-72 का लेवल देख पाएंगे, बट ओवरऑल सेल ऑन रैली का स्टांस रहेगा। बड़े पिक्चर में अगर आप देखें तो ये 230-220 की जगह नेचुरल गैस पे खुलती हुई नजर आ रही है। ये मात्र एक रिबाउंड के तौर पे हम 8-10 रुपए का एक रिबाउंड खेल सकते हैं। ओके। मेटल्स में आज हल्की तेजी है, चारों ही मेटल्स में दायरे में कह सकते हैं। 252 के आसपास एल्युमिनियम है, जिंक 265 रुपए 50 पैसे पे, लेड 180 रुपए के ऊपर है, कॉपर 881 के ऊपर है। सोमानी जी, कहां ट्रेड लेना चाहिए, क्या खरीदे आज बेस मेटल्स में? जी, मुझे लगता है कॉपर की जो मूवमेंट है रेस्ट्रिक्टेड हो गई, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हो गई है। कॉपर ही नहीं, मतलब एल्यूमिनियम भी देख लो, जिंक देख लो, कि बहुत सीमित दायरे में सबका सब ट्रेड हो रहा है। कॉपर जो नीचे में 267 के 867 के लेवल देखे थे, वहां से 291 के आसपास के लेवल 891 के लेवल्स हमने देखने मिले हैं, और वहां से एक करेक्टिव फेज आके 880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 879-20 ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक बार खरीदारी की जा सकती है। 888 का टारगेट, और मुझे लगता है कि 874 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कॉपर बाइंग का बेहतर विकल्प समझ में आता है। ओके, तो कॉपर आपको लग रहा है बाइंग के लिए बेहतर मौका यहां पर है। 879 से 879 रुपये 20 पैसे पे खरीदे, 893 का टारगेट है, 874 का एसएल भी यहां पर लगाना है आपको। आप बताइए नवनीत जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आज मेटल्स में? वेल कॉपर एक रीजनेबल डिप दिखाया है लास्ट 2 दिनों में, एंड वोलेटिलिटी काफी हद तक हमने कॉपर के प्राइसिंग में देखी है। बट पूरी मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि एक रीजनेबल बाउंस ड्यू हो सकता है। एक अच्छा लेवल के आसपास कॉपर ट्रेड कर रहा है, 878 880 के रेंज में आप बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 872 का आप स्टॉप लगाइए, वापस हमें 900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा पैटर्न, अच्छा टेक्निकल पैटर्न डेवलप हो रहा है जिंक प्राइसेस में।
यूरोपियन डिमांड स्ट्रांग इमर्ज होती हुई नजर आई है। करीब-करीब 2 साल की सुस्त डिमांड के बाद जिंक में एक पॉजिटिव मोमेंटम यूरोप की तरफ से आ रहा है एंड जिंक का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है यूरोप नेशन, तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे लगता है जिंक की प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए पैदा कर सकती है। 264 262 के रेंज में जिंक बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी। 258 का आप स्टॉप लगाइए, वापस 270 272 तक के टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। ओके, तो 272 तक के टारगेट जिंक में और 900 के ऊपर जाने की संभावना कॉपर में। पोजिशनल कॉल यहाँ पर नवनीत जी की तरफ से है। चलिए, एक और खबर है कैस्टर को लेकर। कैस्टर की खेती बढ़ने की खबर आ रही है और जीरे के किसान, धनिया के किसान, जो रबी सीजन में जो खेती होगी जीरा और धनिया की, वो किसान अभी से कैस्टर की खेती कर रहे हैं और कैस्टर की खेती लंबा चलता है तो उसका असर जीरा और धनिया की खेती पर हो सकता है। और कहा जा रहा है कि कैस्टर की खेती गुजरात में 15 से 18% ज़्यादा रहने का अनुमान है। 4 अगस्त तक कैस्टर सीड का जो अब तक का एरिया है वो 1.79 लाख हेक्टेयर के आसपास का है, जो पिछले साल से करीब 38% ज़्यादा दिख रहा है। उत्पादन की बात करें तो 2024-25 का जो उत्पादन का सरकार का जो थर्ड एस्टिमेट था उसके हिसाब से 17,30,000 टन के आसपास उत्पादन का अनुमान था। वहीं 2023-24 का जो उत्पादन था वो 19.5 लाख टन से भी ज़्यादा था। इसी पे चर्चा करते हैं कैस्टर पर। हमारे साथ जगदीप ग्रेवाल साहब हैं, वीपी एग्री ट्रेड हैं OMGL रिफाइनरी से। जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, कैस्टर को लेकर आपकी रीडिंग क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? क्या कुछ नई खबरें हैं कैस्टर को लेकर? देखिए, खबर तो लगभग विश्व जी आपने सारी पूरी कर दी है। इस टाइम पे मेन होता है कि सोइंग का आंकड़े क्या आ रहे हैं, क्या रुझान है। और जो आपने बताया एकदम ठीक है कि इस टाइम पे जो है ना, इस बार बरसात एक तो टाइम से है, थोड़ी पहले भी आई और प्रॉपर आई। और खास करके जो कैस्टर वाला एरिया है बरसात के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर बरसात टाइम से और प्रॉपर है तो लोग कैस्टर को प्रेफर करते हैं। और इस बार भाव भी जो है ना, आप देखेंगे दूसरी जिंसों के बनिस्बत कैस्टर के काफी अच्छे भाव है। आज के टाइम पे भी इसके भाव जो है वो 6500-6600 के आसपास मंडी बोल रही है। वो कैस्टर के लिए जी बहुत ही जो है ना, कहिए कि रेम्युनेटरी प्राइस है और फार्मर जो है इसको ना लगाए ऐसी कोई बात लगती नहीं है। तो इसमें फार्मर जो है ना बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेगा। जो आपने 15-18% की बात की वो जरूर उससे ज्यादा ही जो है ना सोइंग की संभावना है। पिछले साल के कंपैरिजन उससे कम की संभावना नहीं। तो खेती कर रहे होंगे, उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या होगा, भाव का क्या होगा, कहीं ज़्यादा खेती हो फिर भाव नीचे ना आ जाए। अभी तो भाव फॉर्म दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। आगे का भाव का लेकर आपका आउटलुक क्या है जगदीप जी? क्योंकि भाव को लेके मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा तेजी में नहीं हूँ बट ज्यादा मंदी में भी नहीं हूँ। मैं एक रेंज बाउंड जो है ना इसमें मूवमेंट देख रहा हूँ। नीचे में जो है मेरे को लगता है कि एक बार के लिए 6200 तक के भाव जो है इसमें दिख सकते हैं। प्रेशर जब सोइंग के आंकड़े ज्यादा आएंगे तो एक प्रेशर का बनते हुए, बट वो सोइंग जो है अपने को 6 से 7 महीने बाद ही जो है ना कैस्टर के रूप में मिलेगी, तो भाव वापस से सुधरेंगे। और ओवरऑल जब अपने इसकी बैलेंस शीट को देख रहे हैं ना, तो 18-20% की जो बढ़ोतरी सोइंग में होगी वो एकदम से अवेलेबिलिटी इतनी नहीं करवा पाएगी कि अपन भाव में जो है ना ज्यादा गिरावट देख पाए। हाँ, ज्यादा तेजी भी इसलिए नहीं क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक तरीके की जो है ना ये कमोडिटी है। इसके अंदर टूरिस्ट मनी यानी कि ज्यादा बायर्स जो है ना, जो इस वैल्यू चेन के बाहर के, वो कभी कभी आते हैं और कम आते हैं। तो ऊपर की भी जो है ना प्राइस कैप मेरे को नहीं लगता कि भी 7000 के ऊपर ज्यादा दिन टिक पाएगा। तो मेरे को 6200 से 7000 की रेंज जो है ना ये लगती है भावों की। सर, कितने समय के लिए ये रेंज आप देख रहे हैं 6200 से 7000 का? देखिए, एटलीस्ट जो है आपको ये कि दिवाली तक तो मैं देख रहा हूँ। सीजन जब नया आएगा उसके लिए एक बार अपनी सोइंग पूरी हो जाए यानी सितंबर एंड तक, उसके बाद अपन फर्दर उससे ज्यादा रेंज की बात जो है ना कर पाएंगे। सितंबर तक स्थिति और साफ हो जाएगी, लेकिन अभी 3 महीने आपको लग रहा है कि ये रेंज में रहेगा बाजार। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कपास की बुआई को लेकर होगा। गुजरात में कहा जा रहा है कि इसकी खेती भी कम हुई है और कपास के किसान मूंगफली पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके पास क्या कुछ रिपोर्ट है सर कपास बुआई को लेकर? रिपोर्ट नहीं, ये मैं कहूँगा मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल सही बात है। कपास से जो है ना लगातार किसानों का रुझान कम हो रहा है। कारण उसके दो हैं कि एक तो लागत इसकी बढ़ती जा रही है और सामने भाव जो है ना वो नहीं मिल रहे हैं। और उसके सामने मूंगफली का जो है ना ये ऑफ टेक काफी अच्छा हो रहा है। लगातार मूंगफली के तेल की डिमांड बढ़ रही है
और मूंगफली की डिमांड भी जो है ना एज सच बढ़ती जा रही है। तो गुजरात, पर्टिकुलरली साउथ गुजरात जैसे बड़ौदा वाला एरिया हो गया, और अपने नॉर्थ गुजरात, और जो ट्रेडिशनल कपास का गढ़ होता था आपका बीजापुर वगैरह, तो वहां पे भी जो है ना कपास को छोड़ के लोग मूंगफली की तरफ रुझान कर रहे हैं। शुक्रिया जगदीप जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, पहले कैस्टर भी और कॉटन की खेती को लेकर भी आपने रिपोर्ट दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कॉटन की और चर्चा करेंगे कि एक्सपोर्टर्स के लिहाज से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से क्या कुछ चैलेंजेज है, टैरिफ का कितना बड़ा असर होगा, अगर उसे निपटना है तो क्या कुछ घरेलू बाजार में करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण सेकसरिया होंगे, MD है डीडी कॉटन के। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और बात कर रहे थे हम कॉटन की। गुजरात में जो खेती है वो कपास की बुआई 13% अब तक कम रही है। अब तक करीब 20,35,000 हेक्टेयर में कपास की खेती गुजरात में हुई है। किसानों ने कपास की खेती को छोड़कर मूंगफली और सोयाबीन का रुख कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी कुछ चैलेंजेज है और इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है, टैरिफ के चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है, ये पहले समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ अरुण सेकसरिया साहब हैं, MD हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज है और एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या चाह रहे हैं ताकि उनको राहत मिले, मिलों के लिए क्या चाह रहे हैं ऐसे माहौल में जहां पे ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है? सर जी, नमस्कार देखिए, जो टैरिफ जो बढ़ा है ये USA का, इससे काफी एक इम्पैक्ट आने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज जो रेगुलरली माल एक्सपोर्ट होता था आपका इन द फॉर्म ऑफ गारमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ टावल्स, इन द फॉर्म ऑफ शीटिंग्स एंड ऑल, उसके अंदर उसका कंजम्पशन दूसरी कंट्रियों के अंदर इमीडिएटली रिप्लेस करना इट इज नॉट वेरी इजी, नंबर 1। नंबर 2, अभी 25% जो टैरिफ आपका लगा है उसके साथ में अभी और एडिशनल वो क्या लगाने वाला है वो देखने की बात है। और हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स और हिंदुस्तान के मिलों को अभी एक बात नक्की है कि उनको US पे डिपेंड होने के बजाय डोमेस्टिक मार्केट और अदर मार्केट्स के अंदर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम हाउ टू क्रिएट मोर मार्केट अवेयरनेस इन अदर प्लेसेस। तो लेकिन क्या लग रहा है सर आपको, इतनी जल्दी से वैकल्पिक मार्केट आपको मिल पाएगा और जो US जैसा मार्केट आपके पास और विकल्प है क्या? सर, विकल्प कुछ नहीं है इसके अंदर। अपना जो मार्केट मिलना इट्स नॉट वेरी इजी। अभी जैसे आज आप ये देखिए, कोई भी मार्केट में कंजम्पशन है तो उधर ऑलरेडी सप्लाई चालू है ना। तो अभी आज अगर समझो एक जो US को एक्सपोर्ट करता है, सडनली वो जाके UK को एक्सपोर्ट करेगा या सडनली वो जाके जापान को एक्सपोर्ट करेगा, तो उधर ऑलरेडी एक्सपोर्टर लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल होएगा, बड़ा कठिन होएगा, बट वक्त लगेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि भी नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कंजम्पशन बढ़ाया भी जा सकता है, डोमेस्टिक के अंदर भी कंजम्पशन बढ़ाया जा सकता है, बट उसके लिए एक पॉलिसी होनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एक मिलों की भी एक पॉलिसी होनी पड़ेगी भी हमको क्या चाहते हैं। बिकॉज अभी तक तो हवा में बात चल रही है, इट इज टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन। बट मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडेंस ऑन US मार्केट कमती करने की बहुत आवश्यकता है, और उसके साथ में दूसरा मार्केट का क्या इंटरेस्ट है, क्या कंजम्पशन है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। ओके सर, दूसरी खबर ये है कि CCI से आप लोग अपील कर रहे हैं कि कपास को MSP पे बेचना चाहिए ओपन ऑक्शन के जरिए, जिससे आपको जिनर्स कपास मिल पाए उन्हें मार्केट भाव पे और वो compete कर पाए इंपोर्ट से, और मिल compete कर पाएंगे यार्न और वैल्यू एडेड सेल्स के जरिए। इस पर आपकी राय क्या है सर? देखिए सर, एक तो नंबर 1 गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो एक सोच है कि भी फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, वो एकदम वाजिब है, एकदम फेयर है। उसमें हमारी तरफ से कोई भी वो ऑब्जेक्शन नहीं है। बट नंबर 2 जो है, आज जो CCI अपना गवर्नमेंट जो गठान बना के माल बेच रही है, उससे काफी डिस्टॉर्शन हो रहा है कंप्लीट वैल्यू चेन में। फॉर एग्जांपल, अभी आज आपके 1 करोड़ गार्ड आपको CCI ने बना दी है, अपना CCI के मार्फत उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है कपास, पर वो जो माल बेचते में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है। बिकॉज जब तक प्रोक्योरमेंट होता है वो लोग गाठे बेचते नहीं है।
तो हमारा ये सुझाव है, ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट फार्मर को एमएसपी पे कपास परचेस कर लेती है, वो एकदम ठीक है, फार्मर का भी काम हो जाता है। बट सीसीआई को गठान बनाने के बजाय उनको कपास बेच देने चाहिए रेगुलरली। जैसे अभी आज उन लोग गठान बेचते हैं या वो बेचते हैं, तो उससे क्या होएगा, जिनर का भी वैल्यू चेन में जिनर भी हैप्पी रहेगा, मिलों को भी हैप्पीनेस रहेगी, उनको भी मालूम है कि उनको रुई बाजार भाव से मिलती रहेगी और नुकसान नहीं रहेगा। क्योंकि आज जिनर को, आज कपास का भाव 8100 रुपया है, मार्केट के अंदर उसका भाव चलता है 7500-7600 रुपया। तो जिनर को 75-76 में मिल गया तो गवर्नमेंट को लॉस जो होएगा 500-600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। बट उनको पता है कि भाई ये माल 7500 रुपये में कंपटीशन विद इंटरनेशनल प्राइसेस हो जाएगी, इन कंपटीशन विद इम्पोर्टेड हो जाएगा, इम्पोर्ट आना कमती हो जाएगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन रहेगा सबके लिए। तो ये गवर्नमेंट को मानना चाहिए, गवर्नमेंट को सोच है उनको क्या करती है। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक तरीका रहेगा। इंडस्ट्री की तरफ से आप अपने डिमांड रखिए और ये जरूरी है मिलों के लिहाज से भी और एक बेहतर मार्केट बनाए रखने के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, अहम मुद्दों पे चर्चा की, अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय को लेकर एक खबर आ रही कि जून में चाय उत्पादन 9% की कमी देखने को मिली है। जून 2025 में भारत का चाय उत्पादन 9% घटकर करीब 13.35 करोड़ किलो हो गया है। उत्तर भारत में चाय का उत्पादन करीब 7.5% घटा है जून में, दक्षिण भारत में करीब 17%। ज्यादा बारिश और कम धूप से यहां पर उत्पादन पर असर हुआ है, लेकिन जनवरी से लेकर जून के जो नंबर है वो बेहतर दिख रहे हैं चाय के, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन चल के बाकी एग्री मार्केट पर भी राय ले लेते हैं सोमानी जी से। सोमानी जी, ग्वार सीड, ग्वारगम और हल्दी जीरा धनिया, इन पर आपकी राय क्या है? आज कहां आपकी नजर रहेगी? आपकी टॉपिक क्या है एग्री मार्केट से? ये हल्की फुल्की सी तेजी, एक रिकवरी हमें ग्वारसीड ग्वारगम में देखने मिल रही है। और आई थिंक 5300 का बेस जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्वारसीड कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास कर रहा है। 5240 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से 5300 के अंदर कहीं पर भी मार्केट आता है तो लिया जा सकता है। 5380 का अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है। धनिया मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बड़ा रिकवरी दिया है, ऑलमोस्ट 12-13% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। इन लेवल पर खरीदारी से थोड़ा वेट करना चाहिए। डाउनसाइड 7600 7600 का लेवल्स आने दे, फिर वहां 7400 के स्टॉप लॉसेस में बाइंग बन सकती है। और जीरा और हल्दी की यहां तक के बात है, मुझे लगता है यहाँ पे एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। जीरे में डाउनसाइड सपोर्ट जो है ये 18400 18600 का लेवल है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है मुझे लगता है कि 19400 19600 का, तो 1000 रुपए के दायरे में निरंतर ट्रेड कर रहा है। हल्दी जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर देखने मिल रही है। डाउनसाइड 13100 13150 का इसमें सपोर्ट है, अपसाइड 13800 का रेजिस्टेंस है। इस दायरे में मुझे हल्दी ट्रेड करते हुए नजर आती है। तो ये राय है एग्री मार्केट पे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे फिनो जंक्शन। बाजार की चाल देखें तो आज दायरे में है, 100 अंकों के दायरे में निफ्टी घूम रहा है। बैंक निफ्टी भी सपाट है, 55,350 के नीचे है। क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में, बताएंगे हमारे सहयोगी सरज जल्लौटी।